हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, स्कूल जा रहे हो, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो। सो आज हम हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसको हम करेंगे। कल जस्ट टू रिकॉल कि हमने कल के सेशन में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने पहले पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये है कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के बारे में आपको बताया था हमने। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होल फूड एनगल्फ करते हैं, होल फूड इंजेस्ट करते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है कि माउथ में हम होल फूड रखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसका एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माउथ के अंदर फिर टीथ है, एक मस्कुलर टंग है, और ये माउथ की जो कैविटी होती है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी फिर ओपन अप होती है ईसोफेगस में। यहाँ पे फेरेंक्स होता है, फिर ईसोफेगस का मतलब फूड पाइप। और ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें से फूड पुश डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है। और ये ईसोफेगस और फूड पाइप स्टमक में ओपन अप होती है। स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। स्टमक में फूड आता है और फिर यहाँ से स्टमक जो है ड्यूडनम से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन अप होता है। तो ये हमने कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कल के सेशन में हमने पढ़ा था। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हर्बीवोर्स में काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। तो सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में, और सेल्यूलोज का डाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है बहुत। और ह्यूमन बींग्स में ये छोटी होती है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें भी छोटी साइज़ की होती है, क्योंकि मीट का जो डाइजेशन होता है ईजियर होता है सेल्यूलोज के कंपेरिजन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली कॉइल्ड पार्ट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन अप होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन। और लार्ज इंटेस्टाइन ये ओपन अप होती है एनस से, और एनस फिर जो बॉडी के बाहर की तरफ ये खुलता है। एनल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एक मस्कुलर पार्ट होता है जो रेगुलेट करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अपेंडिक्स के बारे में भी आपको बताया था, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ये, इसका कोई फंक्शन नहीं है अब ह्यूमन बींग्स में, इसका कोई फंक्शन नहीं रहता है, तो ये अपेंडिक्स है, राइट। तो ये था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। और हमने डाइजेशन का प्रोसेस का हमने शुरू किया था। तो आज हम यहाँ तक हमने पढ़ा था कि स्टमक में फूड आ जाता है, फिर उसका क्या होता है। स्टमक में जब फूड आता है तो जो फूड का एक्चुअल डाइजेशन जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में फूड एंटर करता है तो टीथ हेल्प करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, और बड़े पीसेस से वो स्मॉल पीसेस में बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, और वो स्टार्च जो होता है फूड में उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है तो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, तो डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं, तो वो हमें फूड के जो टेस्ट होते हैं उसको एक्सपीरियंस कराती है। और एक बार फूड को बोलते हैं बोलस, जो और बोलस स्लाइमी हो जाता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो निकलता है वो फूड को स्लाइमी बनाता है और स्वॉलोइंग में हेल्प करता है। बोलस जो होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से ईसोफेगस के अंदर से होता हुआ, जो ईसोफेगस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस मतलब ईसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूड को आगे पुश करता है नीचे की तरफ, और फिर वो रिलैक्स होता है। तो इस तरह से पेरिस्टालसिस से बोलस फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर, और ये जैसे अगर फूड ज़्यादा हमने खा लिया तो ये इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह का इसका नेचर होता है फूड स्टमक का। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं इसकी वॉल में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने शुरू होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और पेप्सिन सिक्रीट होता है और म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस जो इसकी जो वॉल्स होती है स्टमक की वॉल्स के अंदर, इसमें से ये जो ग्लैंड्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उससे म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस का काम होता है जो HCl एसिड है वो तो एसिडिक मीडियम होता है, तो उससे स्टमक की वॉल को बचा के रखना, नहीं तो स्टमक वॉल डैमेज हो जाएगी एसिड के रिएक्शन से। एसिड का तो कोरोसिव इफेक्ट होता है, तो इसीलिए हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ होता है, लेकिन फिर भी हमारे स्टमक को कुछ नहीं होता क्योंकि म्यूकस रिलीज़ होता है। म्यूकस से प्रोटेक्टेड रहता है स्टमक की जो लाइनिंग है। HCl के बारे में हमने पढ़ा था कि फूड को वो एक तो एसिडिक मीडियम बनाता है, फूड को एसिडिक कर देता है बोलस को, और उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी किल करता है। और HCl का एक फंक्शन और है कि जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम आज इसमें नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि अब जो बोलस है वो यहाँ आगे की तरफ ड्यूडेनम से होता हुआ आगे जाएगा। यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मतलब एक मसल का एक पार्ट होता है, वो इसको रेगुलेट करता है काइम का जो फ्लो होता है आगे की तरफ जाने के, जो डाइजेस्ट अभी गैस्ट्रिक जूस के बाद में बोलस के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है उसके बाद में फूड आगे की तरफ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये वाला जो पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम जैसे ये सपोज़ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने इसको ऐसे यहाँ से TS काटा, तो ये कैसे दिखेगा हमें इस तरह से। तो यहाँ इसके अंदर वाली जो सरफेस होती है वो इसमें ऐसी वाइलीज होती है, ये प्रोजेक्शन इनर वॉल जो होती है वो ऐसे वाइलीज में बनी हुई होती है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरह से, तो इससे क्या होता है, और हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यही चीज़ अगर हम इस स्ट्रेट लाइन अंदर वाली लाइनिंग को इसको अगर हम ऐसे कॉन्वोल्यूशंस बना देते हैं तो इसको वाइलीज बोलते हैं। तो यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा फूड, यहाँ से भी फूड एब्जॉर्ब होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो ऐसे प्रोजेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं वाइलीज इसका एक टर्म है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या एंजाइम्स आते हैं और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं, राइट। लिवर है, लिवर एक एक्सेसरी ग्लैंड है, और लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, और बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, और बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन अप होता है। तो बाइल लिवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, और बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बाइल का भी फंक्शन है। बाइल जो होता है ये फूड का जो, जैसे हमें पता है कि स्टमक में एसिडिक मीडियम हो जाता है HCl के कारण, तो अब उस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में बना देता है बाइल। तो बाइल के दो फंक्शन होते हैं, एक तो है कि एल्कलाइन मीडियम बना देना, और दूसरा है कि जो फैट होते हैं, जैसे फूड के कंपोनेंट आपको मालूम है, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, राइट। तो फैट जो होते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल जो होता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। सो बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। और जो तो पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियास भी एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, सेस्ट्री ग्लैंड होता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस प्रोटीन डाइजेशन में, राइट। और सो आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट इट। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं उनको भी फिर उनका भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फिर ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होने लगते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाइलीज़ जो होती हैं, वाइलीज़ में बहुत रिच ब्लड सप्लाई रहता है, तो वाइलीज़ सारे जो डाइजेस्टेड फूड हैं, न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज़ हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद में अनडाइजेस्टेड फूड जितना होता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो रह गया है, नॉट अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो रह गया है उसमें से जितना भी रिमेनिंग वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एक टेम्प्रेरी स्टोरेज का भी प्रोविज़न है, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल अब रह जाता है, पानी भी एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा वो टेम्प्रेरीली यहाँ पे स्टोर रहता है और फिर वो वेस्ट होता है और उसको फिर बॉडी से बाहर रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो वो एनएस के थ्रू बाहर आता है। तो जिसको हम स्टूल बोलते हैं वो होता है वेस्ट मटेरियल जो कि बॉडी से बाहर, सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर आता है एनएस के थ्रू। एनस में भी एनल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है जैसे ये एक यहाँ पे इसकी ओपनिंग में ये मसल्स जो होती हैं वो रेगुलेट करती हैं, स्टूल का जो मूवमेंट होता है वो बाहर की तरफ रेगुलेट करती है, उसको एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल टेम्प्रेरी स्टोर्ड रहता है, तो जब हमें ऐसा फील होता है कि वी नीड टू गो टू टॉयलेट, तो तभी हम मतलब ये हमारे कंट्रोल में रहता है और ये एनल स्फिंक्टर इसको कंट्रोल करता है, इसका वेस्ट मटेरियल के मूवमेंट को, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और उसको फिर हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से फूड पास होता है, तो ये है, राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट इन, लेट अस समराइज इट वंस अगेन। सी, दिस इज द डाइजेशन प्रोसेस। माउथ में क्या होता है हम सब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डाइजेशन प्रोसेस, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा रिलीज़ होता है, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है और सलाइवरी एमाइलेज इन सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है। फिर ईसोफेगस में तो सिंपली एक पैसेज होता है, वो पेरिस्टालसिस से फूड पाइप, मतलब ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, उसमें कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, माउथ में होता है। फिर आता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं, जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करेगा गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। HCl इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम एंड एक्टिवेट्स पेप्सिन। पेप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड, मतलब HCl से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी एक तो एसिडिक मीडियम बना, पेप्सिन को एक्टिवेट किया जाता है HCl से, और फिर प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद में ये जो बोलस होता है उसको फिर हम नाम देते हैं काइन जो होता है फिर ड्यूडेनम से होता हुआ फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं लिवर, पैनक्रियास, तो लिवर का क्या फंक्शन है, लिवर विल सिक्रीट बाइल जूस
और बाइल जूस का क्या काम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल डक्ट के थ्रू आएगा। और बाइल जूस इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, क्योंकि फूड स्टमक से आता है तो वो एसिडिक होता है, तो वो मीडियम एल्कलाइन कर देता है। बाइल जूस ऑल्सो हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है द बाइल विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। इसी तरह से लिवर से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे चेंजेस होंगे। अब वो काइम जो होता है उसका क्या होता है, उसमें इमल्सिफिकेशन भी हो चुका है फैट्स का। तो अब पैनक्रियाज जो होता है एक और एसेसरी ग्लैंड है, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, और पैनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये आप याद रखें। ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का फंक्शन होता है फैट्स का, जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उसका भी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस भी रिलीज़ होते हैं। अब इसका भी एक फंक्शन है। इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स का क्या काम है, प्रोटीन्स जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट्स का क्या होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो अब ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अमीनो एसिड और ये ग्लूकोज और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है उसमें वाइलीज होते हैं। वाइलीज एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और फाइनली फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने इन फॉर्म में जब आ जाते हैं तो इन फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अमीनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के फॉर्म में फैट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। रिमेंबर, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था, तो ये टॉपिक हमने जब शुरू किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो उसमें एक चीज़ थी कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में जो बिल्कुल सिंपलेस्ट स्मॉलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब वो फूड आ जाएगा तब जाके वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, राइट। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, और इसमें एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो अब ये एब्जॉर्ब हो गया। अब जो फूड जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड का जो पार्ट रहेगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी जितना उस अनएब्जॉर्ब्ड फूड से जितना भी पानी था वो पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट हेयर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या बचेगा, अब इसमें सिर्फ वेस्ट रह जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट रह जाएगा वो टेम्पररीली स्टोर्ड रहेगा वहाँ पे, और फिर वो वेस्ट मटेरियल होता है, और फिर वो बॉडी से उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एनस जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, वहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है बॉडी के बाहर। तो ये था हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। So with this we have finished our topic of nutrition in human beings, right? तो 5.2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने कल यहाँ तक पढ़ा था ये सारा, और सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल भी हम पढ़ चुके हैं, और आज हमने ये पोर्शन कर लिया है, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस, वी हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन। सो आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को आज का टॉपिक अब बिल्कुल समझ में आ चुका है। कल हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं
इनको हम सॉल्व करेंगे. What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? Where do plants get each of raw material required for photosynthesis? What is the role of acid in our stomach? What is the function of digestive enzyme? And how is the small intestine designed to absorb digested food? तो ये 5 क्वेश्चन हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे. और रिमेनिंग जो है जैसे डेंटल कैरीज है, ये थोड़े इन्फॉर्मेटिव जो पोर्शंस होते हैं इनको भी हम कर लेंगे. So with this we have come to end of the nutrition part. Right. So ये लाइफ प्रोसेस का हमारा पहला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया. न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वेल एज हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और हीटरोट्रॉफिक में हमने अमीबा और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लिया. So for tomorrow what we will do, we will quickly solve these questions and then we'll move on to respiration. Life process का जो second topic है respiration, इसको हम पढ़ेंगे. So till then, take care children, and I hope you all were able to understand. Please revise this topic once again. Till then, take care. Goodbye.